हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला बिंदु है परिचय। परिचय की दृष्टि से राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में जानकारी देना और राष्ट्रवाद की आवश्यकता क्यों हुई, इसको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि भारत में सन 1992 के मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बाद हिंदू राष्ट्र का समापन हुआ। बाह्य आक्रमणकारी मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहां पर आकर के एक ऐसा अपना जाल बिछाया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की विजय के बाद, पृथ्वीराज पर जब विजय प्राप्त की, उसके बाद तुर्कों के लिए यहां पर व्यापार के लिए द्वार खोले और उसके बाद मुस्लिम शासक यहां आते चले गए, उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया और उसका कारण मुख्य था कि भारत के राजाओं में आपसी फूट का होना। भारत के राजा आपसी फूट में लड़ते रहते थे और उसका फायदा उठाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने उनकी सहायता करना, उनकी आपसी फूट का फायदा उठाना, उनसे राज्य का कुछ भूभाग लेना, ऐसी जो योजनाएं थी वो बनानी प्रारंभ की। अब कक्षा 7 में जो हमने इतिहास पढ़ा है वो पढ़ा है बाह्य मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतिहास, यानी गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और मुगल वंश, खिलजी वंश। ये जो वंश थे ये भारत के नहीं थे रहने वाले, ये लोग बाह्य देशों के थे, कुछ अफगान देश के थे, कुछ मध्य एशिया के थे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहां पर आकर के अपना शासन किया और मुगल साम्राज्य ने तो शासन की नींव 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से प्रारंभ करके और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध पर समाप्त किया। मराठों पर अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय प्राप्त की थी और उसके बाद मुगलों का भी पतन होने लगा। मुगलों के पतन के बाद हमारे देश में यूरोपीय शक्तियों का आना प्रारंभ हुआ। वैसे तो यूरोपीय शक्तियों का आना मुगल काल में जहांगीर के शासन काल में ही प्रारंभ हो चुका था। सर टॉमस रो और हॉकिंस नाम के जो राजदूत थे वो यूरोप के, ब्रिटेन देश के यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। वो जहांगीर के शासन काल में मुगल साम्राज्य में भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ यहां पर अपनी जड़ें मजबूत की। इसके बाद 8वीं क्लास का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रारंभ से लेके ही यानी बंगाल और अवध पर पहला आक्रमण अंग्रेजों ने किया और बंगाल के नवाब को हराया, वहां पर शासन प्रारंभ किया। तो यहां से पाठ 1 से कक्षा 8 में अंग्रेजों का इतिहास प्रारंभ हो जाता है जो हम पढ़ चुके हैं और पूरे कक्षा 8 के इतिहास में अंत तक अंग्रेजों का शासन पाठ 9 तक रहता है। पाठ 10 में हमने अपनी स्वाधीनता के लिए जो लड़ाई लड़ी वो है भारत के राष्ट्रवाद की नींव। हमारा देश यूरोप के एक प्रसिद्ध देश
इंग्लैंड, जिसका नाम ब्रिटेन भी है और अंग्रेजी में उसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, उसके द्वारा भारत पर अनेकों यूरोपीय शक्तियों को हराने के बाद भारत पर उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई और व्यापार के लिए बनाई, भारत में व्यापार करने के लिए बनाई। वो व्यापार करने आते थे और यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उस कच्चे माल को फैक्ट्रियों में जो असली चमकदार माल बनता था उस माल को भारतीय बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे कि उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चले गई। ऐसे ही केवल हमारा देश ही नहीं, यूरोप के इंग्लैंड देश के जो उपनिवेश थे वो अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे देशों में थे और एशिया महाद्वीप के भी बहुत सारे देशों में थे। यानी विश्व के 80% देशों पर अकेले इंग्लैंड का प्रभाव था। इंग्लैंड के उपनिवेश देशों की संख्या विश्व के 80% देशों पर थी और इस प्रकार कहावत प्रसिद्ध हुई कि अंग्रेजों के शासन में सूरज नहीं छिपता था। यानी सूरज तो छिपता था, अब यूरोप में सूरज छिपता था, एशिया में छिपता था, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी अंग्रेजों के उपनिवेश देश थे, वहां पर सूरज डूब जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जिसको हम नई दुनिया कहते हैं, जब वहां रात्रि होती है तो इन 4 महाद्वीपों में दिन होता है। अब यहाँ दिन है तो यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, और दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील है, चिली है, तो ये सब देशों में इस समय रात है। यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रात है तो यहाँ दिन है। इसलिए कहते थे कि अंग्रेजों के शासन काल में सूरज नहीं छिपता था। यहाँ शासन उनका है तो यहाँ सूरज निकल रहा है, यहाँ छिप जाता था तो वहां निकलता था, वहां भी उनका शासन था। ये कहावत प्रसिद्ध है। जिस देश पर दूसरे देश का शासन चले तो जो गुलाम देश है वो उपनिवेश कहलाता है। हमारा भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। यानी साम्राज्यवाद की जड़ें गहरी हो चुकी थीं और इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में शासन चलाया जाता था। यह शासन चलते चलते जब बहुत दिन हो चुके थे तो हमारे देश के लोगों पर अत्याचार प्रारंभ हुए और जब ये अत्याचार बहुत बड़ी संख्या में होने लगे तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने इस अत्याचार को सहन न करके उसको दूर करने की कुछ योजनाएं विचार विद्वानों ने रखे। आपस में बहुत सारे संगठन बनाए। उसी श्रेणी में हम देख रहे हैं कि जब हमारा देश इंग्लैंड का उपनिवेश था उसी समय सन 1914 से और 1918 ईस्वी तक प्रथम विशुद्ध, खिलाफत और असहयोग जैसे आंदोलन चले। यानी प्रथम विशुद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसमें इंग्लैंड के पास सेना का अभाव था तो उसने भारतीय उपनिवेश में गांव में जाकर के जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करवाया और उन सैनिकों को प्रथम विशुद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। अब चूंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था इसलिए उनका कहना मानना जरूरी था। 4 वर्षों तक इस युद्ध के चलने के बाद उसका प्रभाव हमारे देश में भी बहुत अधिक पड़ा। यानी बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ सेना में मारे गए। उसी समय फ्लू नाम की एक महामारी चली और उस फ्लू महामारी से
120 से 130 लाख व्यक्ति हमारे देश के मारे गए, क्योंकि उस बीमारी पर कोई भी देख रेख करने का समय नहीं मिला और न ही इंग्लैंड ने कोई ध्यान दिया। अब उस समय जब इंग्लैंड हमारे देश पर शासन कर रहा था और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अनाज की भी किल्लत हुई। इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए अनाज पैदा नहीं हुआ, बीमारी फैल गई, उससे लोग मर गए, भयभीत हो गए। तो उस समय अंग्रेज सरकार ने हमारे देश की जनता पर एक दूसरा और अत्याचार ढा, यानी आयकर में टैक्स करना, सीमा कर में टैक्स लगाना, लोगों पर टैक्स बढ़ाना। यानी एक तो कहते हैं, कहावत है जो हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो हमारे देश में वैसे भी किल्लत थी, किंतु इंग्लैंड ने उस किल्लत को अनेक टैक्सों को बढ़ा करके और अधिक कर दिया, जिससे कि हमारे देश में किल्लत पड़ गई। अब ऐसी स्थिति में उसी 1918 के बाद अनेक संगठनों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए अनेक संस्थाएं बनाई, काम किया उन्होंने। ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमारे देश में एक नेता निकल कर आए जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ और वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। यानी वहां पर भी वो जब ब्रिटेन में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, वकालत की, और उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका में भी कई वर्ष तक रहे। वहां पर भी उन्होंने गोरे और कालों का अत्याचार देखा और वहां पर भी काफी समय तक आंदोलन चलाया। रंग भेद नीति को दूर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया। उसके बाद वो भारत, जब 1915 में भारत लौटे, तो उन्होंने वही दशा भारत में भी देखी और उसको दूर करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के योजनाएं बनाई। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर खिलाफत, यानी खिलाफत क्या है? खिलाफत आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार के बाद और वहां के ओटोमन साम्राज्य के जो नवाब थे, उन पर प्रथम विश्व युद्ध में जब वो हार गई थी तुर्की, तो वहां के सम्राट पर दबाव बनाया गया और उस पर अनेक प्रकार के उत्पीड़न करने का भाव अंग्रेजों में जाग रहा था। ऐसे समय में गांधी जी ने भारत में आंदोलन को गति देने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए वहां के दो प्रमुख नेता से बात की। उनसे बातचीत करने के बाद, यानी भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए बहुत बल मिला और ये जो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऐसे समय में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के और भारत से अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार आगे देख रहे हैं असहयोग आंदोलन। यानी सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन में उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। इसी को कहते हैं असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजों की कोई बात को न मानना, आप संगठित होकर के उनका विरोध करना, किंतु डंडे और लाठी से आगे नहीं बढ़ना, विनम्रता पूर्वक। इसके बाद एक दूसरा आंदोलन आया 1922 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी सविनय यानी विनय पूर्वक किया गया आंदोलन। सत्य और अहिंसा के द्वारा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और ठीक उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने फिर
ये 20 में और 22 में जो आंदोलन चलाए उनसे अंग्रेज प्रभावित हुए। इसी समय अंग्रेजों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन योजना, और उसके अंतर्गत एक ऐसा कानून बनाया जिनको आजकल काली भाषा में काला कानून कहते हैं। तो उसका नाम था मीसा। यानी ऐसा कानून भारतीयों के खिलाफ बनाया गया जिसमें भारतीयों को बिना कारण बताए जेल में डाल देना और बहुत दिनों तक जेल में बंद कर रहना। उसमें कोई केस नहीं बताते थे और उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था। ऐसे कानून को मीसा कहा गया। यानी अब उसका ही रूप हमारे देश में भी, वो कानून जो उस समय के अंग्रेजों के थे उनका थोड़ा रूप बदल दिया है। सबसे छोटा कानून होता है जो धारा 144 लगती है, जिसमें 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होकर के बात नहीं कर सकते। धारा 144 आप सब जानते ही हैं, कभी भी शहर में दंगे होते हैं लग जाती है। और उसके बाद में यदि दंगा और तेज चलता है तो DIR लगती है, यानी इंडियन डिफेंस रूल्स, यानी जिसको कहते हैं कर्फ्यू। और उसके बाद भी यदि आंदोलन और चलता है लोगों का तो फिर मीसा लगा दी जाती है, यानी उसमें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाता है। चाहे वो खिड़की से झांक रहा है, सड़क पर जा रहा, तुरंत फौज उसको गोली मार देती है सैनिक। तो इसको मीसा कहते हैं। है अब भी वो नियम, किंतु उसका थोड़ा रूप बदल दिया है। तो ठीक ऐसा ही क्रिप्स योजना भारत में आई और उस मिशन को वापस करने के लिए गांधी जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने उसका अनेक रूपों से विरोध किया कि साइमन कमीशन, उसको नाम दिया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसका विरोध किया, उसको नहीं माना। ठीक उसी क्रम में जब आगे बढ़े तो गांधी जी के द्वारा शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन चलाए गए। भारतीयों के हित में जो आंदोलन चला तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में गांधी जी का साथ देने वाले करोड़ों लोग हो गए। जैसा गांधी जी कहते थे वैसा ही लोग मैं करके उनके पीछे चल देते थे। भीड़ की भीड़ गांधी जी के पीछे चल जाती थी। इस प्रकार ये आंदोलन बढ़ता चला गया। सन 1930 ईस्वी में हमारी एक मूल आवश्यकता जो होती है नमक, कि नमक के बिना हम जी नहीं सकते। सब्जी ना हो तो नमक की रोटी खा लेते हैं, चटनी से रोटी खा लेते हैं, किंतु नमक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया भारतीयों के लिए। ऐसे समय में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करके और दांडी नामक स्थान तक 216 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की, जो 24 दिन में पूरी हुई। 78 अपने वॉलेंटियरों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ यह यात्रा प्रारंभ की और दांडी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे पर यात्रा का समापन किया और वहां नमक कानून को तोड़ करके स्वयं नमक बना करके उसका विरोध किया कि हम भारतीय नमक बनाएंगे और अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे। ऐसा करने पर और से अधिक लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए और यह आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार भारत में जो साम्राज्यवाद की नींव थी उसको जड़ से मिटाने के लिए भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ी। और राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, देशभक्ति की भावना जगाना राष्ट्रवाद कहलाया। और उस राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने देश में अनेक कुर्बानियां दी। ऐसे समय में सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस नाम की संस्था जो अंग्रेजों के बगावत के लिए बनाई गई थी, उसके द्वारा मंत्रिमंडल के चुनाव हुए और उसमें उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस।
और उन्होंने उस समय इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उस समय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो नरम दल के अगुवा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय आदि थे, किंतु गरम दल के जो अगुवा थे सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और बिपिन चंद्र पाल। इस प्रकार से जो लाल बाल पाल की तिगड़ी थी ये भी गरम दल के साथ थी। अब इन्होंने सोचा कि गांधी जी के द्वारा न डंडा है, न लाठी है, न कुछ नहीं, कभी भी जेल में ठूस देते हैं अंग्रेज, तो उसके ऐसे काम नहीं चलना। तो उन्होंने अपने आंदोलन को गरम दल के द्वारा नहीं, उनको डंडा मारो, लाठी मारो, किसी तरह साम दाम दंड भेद के तरीके के द्वारा ही इन्हें यहां से भगाया जा सकता है, और आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1942 में गांधी जी ने फिर एक अंतिम करा कि भारत छोड़ो आंदोलन, और उस भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ये भारत के सभी नागरिकों के साथ लेकर के अंग्रेजों को यहां से भगाओ नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसा आंदोलन चला, और उस आंदोलन में गांधी जी का साथ सबको मिला और सबका साथ गांधी जी को मिला। ऐसे नेता के रूप में उभरे कि उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। ऐसे समय में गरम दल के नेता भी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अंग्रेजों को भगाने के लिए आतुर थे, और उनकी सहायता के लिए हमें जापान गए, जर्मनी गए, हांगकांग गए, और ऐसे ही समय में सहायता मांगने जब वो गए थे तो हांगकांग से जाते समय वायुयान दुर्घटना में सन 1945 ईस्वी में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसका आज भी लोग संदेह मानते हैं, किंतु हम ये मानते हैं कि वो अब जीवित नहीं है, भले ही कोई कहते रहे। 1946 ईस्वी में फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, किंतु एक अंतरिम सरकार बना के जाएंगे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया गया। 46 से 52 तक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, किंतु ये योजना 46 से ही शुरू हो गई थी, और गांधी जी के द्वारा ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जबकि वास्तविक जो वल्लभ भाई पटेल उस पद के योग्य थे, किंतु गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के तिगड़ी में थे, उनके साथ थे। अब ऐसे समय में 1952 तक सरकार वो चली, अंतरिम सरकार। 1952 में आम चुनाव हुए, और उसमें फिर पुनः चुनाव में कांग्रेस जीती। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 52, फिर 57, फिर 62 लगातार प्रधानमंत्री रहे, और 1964 में उनकी मृत्यु के बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक इस प्रकार से क्रम चलता रहा। अब इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की जो जड़ें थीं ये भारत से जुड़ी थीं, हर नागरिक से जुड़ी थीं, साम्राज्यवाद का अंत करना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बच्चों पाठ पढ़ाया। इसमें साम्राज्यवाद का अंत हुआ और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये आपको याद करना है, किताब में भी पढ़ना है, और उसके बाद में जो PDF आपको भेज जाएगी उससे काम करना है और रजिस्टर जचवाना है। ओके, धन्यवाद।